क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर रहे थे। रायल समिट से लेके अलग अलग कन्वेंशन ट्रीटी का एवोल्यूशन, आईपीसीसी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, फिर क्योटो से लेके लीमा पेरिस तक का रोड मैप, और भारत का जलवायु परिवर्तन पे क्या रुख है वो देखा। अब आगे बात कि ये सारा क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? कुछ तो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म, और कुछ भारत ने अपने बजट और दूसरे प्रावधानों से निकाला है, वो नेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म। तो एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट विल बी इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म। तीन प्रमुख हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के चलते कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, वो वाली बात। दूसरा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी दैट इज GEF, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। और तीसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड, साउथ कोरिया के सोंगडो सिटी में, GCF। सो ये तीन पे थोड़ी थोड़ी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं। बैक टू क्योटो कार्बन वाला चीज याद करो। अर्थ समिट, उसके ऊपर से निकला UNFCCC, 97 में हुआ क्योटो समिट। क्योटो समिट के 4 एनेक्स थे। पहला एनेक्स ऐसे देश जिन्होंने कसम खाई कि हम GHG कम करेंगे। दूसरा एनेक्स ऐसे देश जिन्होंने कसम खाई कि हम तीसरे विश्व को खैरात में पैसा देंगे। देन एनेक्स ए वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस का लिस्ट, एंड एनेक्स बी ये पहले एनेक्स के देशों का कोटा, अब आप इतना कम करोगे। अब हम समझते हैं कि ये कोटा फुलफिल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म दैट इज CDM का प्रावधान किया है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लो जर्मनी, सपोज इट इज एनेक्स 1 कंट्री, मतलब उसने कसम खाई कि मैं GHG अपना कम करूंगा, और एनेक्स बी के हिसाब से उसके ऊपर कोई कोटा रखा होगा। मान लो जर्मनी के ऊपर कोटा रखा है 100 क्योटो यूनिट्स। एक क्योटो यूनिट मतलब 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा जर्मनी पूरे देश के ऊपर 100 यूनिट का कोटा। स्वाभाविक है अब उसकी सरकार नीचे अलग अलग इंडस्ट्री पे भी कोटा फिट करेगी कानूनन। मान लो कोई एक केमिकल कंपनी पे उन्होंने कोटा फिट किया 10 क्योटो यूनिट, मतलब आपने इतने लिमिट में ही जनरेट करना है ग्रीन हाउस गैसेस। अब तो मतलब इनके ऊपर तो ये बाइंडिंग था, उन्होंने ये कुछ चल रहा है। सामने भारत इज अ नॉन एनेक्स कंट्री, हम पे कोई जवाबदारी नहीं। और अपना गुजरात के अंदर ये अंकलेश्वर में मान लो कोई केमिकल प्लांट है, वो लोग प्रति वर्ष 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। सो इन अ वे दे आर जनरेटिंग 10 क्योटो यूनिट्स। और इसको हम बोलेंगे कि ये इसका बेसलाइन एमिशन है कि विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड ये 10 यूनिट जनरेट कर रहे हैं। मान लो ये जर्मन की केमिकल कंपनी, ये लोग इनको कोई टेक्नोलॉजी, पैसा कुछ देती है, जिसकी मदद से ये जेठालाल की कंपनी जो कि प्रति वर्ष 10 टन CO2 जनरेट करती थी, उसके बदले केवल 9 टन ही जनरेट करे, मतलब अच्छा उसका एमिशन कम करवा दिया। सो इन अ वे कितना एमिशन कम करवाया? 10 - 9 = 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन अ वे दे रिड्यूस 1 क्योटो यूनिट। तो ये 1 क्योटो यूनिट या 1 कार्बन क्रेडिट या फिर 1 सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट, ये CER, ये ऐसा मिल जाएगा उस जर्मन कंपनी को। जर्मन कंपनी के पास आप विजुलाइज करो ऐसा कोई कार्बन क्रेडिट का टुकड़ा आ गया, वो अपने पास रखे तो फिर वो कर सकता था कि वो उसके ऊपर क्या था कोटा, 10 यूनिट जनरेट करना है, वो कर सकता था 11 यूनिट मैं तो जनरेट करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, बट स्टिल दे आर विद इन लिमिट। क्यों? कहीं से उन्होंने 1 यूनिट कम कराया, ऐसा वो सर्टिफिकेट लेके आए। और हो सकता है कि वो उससे कम करे तो अपना सर्टिफिकेट किसी तीसरी कंपनी को वो बेच सकते थे, जिसके ऊपर वो तलवार लटक रही हो कि वो ऐसा काम ना कर पाया हो। तो जैसे IPO के चलते आपने शेयर खरीदा और आप किसी और को बेच सकते थे, सेम वे यहाँ पर इस प्रकार के ये CER सर्टिफिकेट्स वो आप किसी और को भी बेच सकते हो। तो जैसे शेयर मार्केट चलता है वैसे कार्बन मार्केट चलता है, कार्बन क्रेडिट को होता है। और जैसे शेयर बाजार में प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, यहाँ पर भी ये सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन उसके प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2008 एक सर्टिफिकेट बिकता था $20 में, आगे चल के 2012 में एक सर्टिफिकेट बिक रहा है केवल $5 में। तो ये तो एक मुद्दा बना कि अब आप समझो शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है तो उसके ऊपर सरकार भी कुछ माल खाती है। कैसे? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT लगा के थोड़ा पैसा सरकार को मिलता है, जिससे फिर जन कल्याण की कुछ योजना करेंगे। सेम वे यहाँ पर ये कार्बन सर्टिफिकेट बिक रहे हैं $20 में, $5 में, तो उसके ऊपर भी ऊपर कोई संस्था पैसा खा रही है। कौन खा रहा है पैसा? UNFCCC। वो ऐसे हर एक ट्रेडिंग पे 2% उसका पैसा वो ले लेती है और वो पैसा जाता है एडप्टेशन फंड में।
और ये एडेप्टेशन फंड से, आप नाम से ही सीधा है एडेप्टेशन, मतलब डायरेक्टली जीएचजी को रिड्यूस नहीं करना है, क्लाइमेट चेंज होगा उससे सामने लड़ने के फ्लड एम्बैंकमेंट और XYZ थिंग हमने करनी है। तो UNFCCC का ऐसा ये फंड है और पैसा किधर से आता है, कार्बन ट्रेडिंग से। और ये फंड से पैसा वो नीचे किसी देश की नेशनल इंप्लीमेंटेशन एजेंसी एंटिटी उसको ये पैसा देती है। भारत में ऐसी कौन एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं है, अपने लिए है नाबार्ड। नाबार्ड पूरे एशिया पैसिफिक में केवल ऐसी एक ही नेशनल इंप्लीमेंटेशन एंटिटी है। और ऐसा ये जो नाबार्ड को पैसा मिला वो किधर यूज कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो इसलिए, और आंध्र प्रदेश में फिशरी डेवलपमेंट, वहां पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए। अगेन ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज इट इज गिवन इन द सर्वे, तो ये याद रखना है, कुछ ना कुछ निकल सकता है आगे। सर्वे का ये पूरे कार्बन ट्रेडिंग क्योटो मार्केट पे क्या बोलना है? क्योटो का ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत ये मल्टीलेटरल कार्बन मार्केट चलता है। शब्दों पे फोकस करो, बायलेटरल नहीं, मल्टीलेटरल है, अलग अलग देश पे आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योटो अपने UNFCCC उसके अंदर जो भी देश हैं वो ऐसा करके कुल मिला के 155 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मिटिगेशन का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मिटिगेशन मतलब क्या? M है मतलब मीथेन, मीथेन मतलब GHG गैस। तो मिटिगेशन मतलब ग्रीन हाउस गैस कम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल और उसका ये कार्बन ट्रेडिंग। पूरे विश्व में ऐसे प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं चलते ही होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो उन्होंने कहीं पे फाइनेंस में दिया होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये वो ऐसे प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कहां पर चल रहे हैं? चाइना नंबर 1 और भारत होगा नंबर 2 पे। मनी वाइज आप देखो भारत के अंदर पूरे विश्व के 13% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर गोइंग इन इंडिया। एब्सोल्यूट टर्म में 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और इसका ऊपर रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन कौन करता है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, और उसका सेक्रेटरी होगा जो भी IAS। तो नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM अथॉरिटी वो बनाई है और वो सारे प्रोजेक्ट अप्रूवल और सुपरविजन का काम देखती है। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर सर्वे में दिए गए हैं। अब सर्वे ने स्वयं ही इसे क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज क्यों? एक तो आप याद करो, NX 1 कंट्री थे, NX 2 कंट्री थी, कनाडा वो गेम से बाहर निकल गया। सेम वे रशिया और जापान, उनको वो 97 में जो कोटा फिट किया था उससे आगे वो बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके चलते ये क्योटो क्रेडिट सर्टिफिकेट की बाजार में मांग कम हो रही है पहले से। तो स्वाभाविक है मांग कम होगी तो दाम गिरता जाएगा। आप याद करो जो $20 में बिकता था आगे चल के $5 में बिक रहा है। उसी प्रकार से यूरोजोन के अंदर क्राइसिस के चलते उनकी कंपनियों का प्रोडक्शन ही कम हुआ है, और क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है तो उतना वो ग्रीन हाउस गैस खुद ही कम एमिट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है बाहर जाके उन्होंने वो सर्टिफिकेट खरीदने की आवश्यकता नहीं। सो अनदर रीजन, इसी चलते वो $20 का सर्टिफिकेट $5 में बिक रहा है। आगे ये सभी मार्केट प्लेयर्स को ये भी चिंता है कि 2020 के बाद वाला जो भी फ्रेमवर्क बनेगा उसमें ये पूरे सिस्टम को आप कैसे इंक्लूड करोगे। या तो आप कुछ ऐसा बोलोगे कि भाई अभी जिनके पास सर्टिफिकेट है वो चालू रहेंगे, या फिर उसको मल्टीप्लाइड बाई इतने % ज्यादा उसको पैसा मिलेंगे, या XYZ थिंग। तो वो पूरा पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो रहा है। और हमने देखा ये लीमा समिट और वहां पर एडेप्टेशन की बात ज्यादा करते हैं, मिटिगेशन की बात कम करते हैं। और मिटिगेशन की कम बात होगी तो मतलब GHG कम करना है, दैट्स व्हाई। तो उसके चलते ये पूरे कार्बन मार्केट प्राइजेस वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ये पूरी सिस्टम मतलब अनसर्टेनिटी चल रही है, इसके चलते जोखम है। सो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस में एक तो पिलर था अपना कि एक क्योटो प्रोटोकॉल और उसका कार्बन मार्केट, उससे पैसा आ जाए। बट बिकॉज देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी तो वहां से पैसा आए वो अब लगता है वो आशा कम हो रही है। सो वी मूव टू अदर टू थिंग्स, GEF एंड GCF। पहले आते हैं ये GEF, दैट इज इंटरनेशनल ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। इसे कौन ऑपरेट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, साल 1991 से। और ये यहाँ जो भी पैसा डाला होगा वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? एक तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। आप याद करो UNFCCC और उसका था आर्टिकल 11, क्या बोलता था? फर्स्ट वर्ल्ड ने तीसरे विश्व को पैसा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म या चैनल जिसके चलते वो पैसा चलाते हैं। आगे स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, दैट इज POP, तो उसके लिए जो जो दवाइयां करनी है वो पैसा इधर से जाएगा। UN कन्वेंशन और टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, रण के सामने लड़ने के लिए। और जापान का एक शहर था मिनामाटा, सो मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी।
तो बोलने का ये है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तो मतलब केवल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा नहीं दे रही, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, डेजर्टिफिकेशन, मीना माता, ये सभी के लिए पैसा इधर इस चैनल से जाता है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये मैकेनिज्म इनका ये है, साइकिल या टाइमलाइन बनाते हैं। ये पहला फंडिंग साइकिल था, दूसरा, तीसरा, तो पुराने वाले साइकिल में क्या क्या हुआ यहाँ पर ये टाइमलाइन में बताया है। अभी जो साइकिल चल रहा है इट इज कॉल्ड 6th फंडिंग साइकिल, जो कि 2014 से लेके 2018 तक चलेगा। प्रथम विश्व ने $4 बिलियन जितना पैसा यहाँ पर दे के रखा है। किधर? ये अपनी GEF वॉशिंगटन में इनकी ऑफिस है, और ये बहुत सारे मीना माता और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमने देखा काम कर रहे हैं। क्योंकि अपना मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के लिए UNFCCC और उसके ये 2 फंड मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट फंड इज फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड, और दूसरा है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो अब आप विजुअलाइज कर सकते हो, छठा राउंड, प्रथम विश्व से पैसा इधर गया और फिर तीसरे विश्व को फंडिंग में जाएगा। भारत को कितना पैसा मिला? ये छठी साइकिल में सर्वे बोलता है 130 मिलियन, और उसमें से ज्यादातर मिटिगेशन के लिए पैसा। और ओवरऑल इतने सभी सालों में अराउंड 480 मिलियन, और आउट ऑफ दैट मेजोरिटी फॉर मिटिगेशन, हार्डली $10 मिलियन वर गिवन फॉर एडेप्टेशन। एब्सोल्यूट नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगेन फोकस याद क्या रखना है एमसीक्यू में, मिटिगेशन के लिए ज्यादा पैसा देते हैं, एडेप्टेशन के लिए कम पैसा दिया है। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, क्योटो कार्बन मार्केट एक पिलर देख लिया। सेकंड वाज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वॉशिंगटन में है। क्लाइमेट चेंज के अलावा भी बहुत सारी चीजों में पैसा देते हैं, बट जहां तक क्लाइमेट चेंज तो मिटिगेशन में ज्यादा पैसा, एडेप्टेशन में कम। दैट वाज देयर पिलर। अभी आते हैं तीसरा अपना ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF। सबसे पहले ये UNFCCC और उसके अलग अलग शहरों में समिट होती रहती है। कोपनहेगन में हुई 2009 में, तब ये नाम लिया गया उसके डॉक्यूमेंट में कि भाई कोई ग्रीन क्लाइमेट फंड हमने बनाना है। फिर 2010 मैक्सिको के कांकुन में समिट हुई, तब बोला कि हाँ ये ग्रीन क्लाइमेट फंड होगा। 2020 तक यहाँ पर $100 बिलियन का जमा करेंगे पैसा और फिर यूज करेंगे। आगे 10 के बाद 11 साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी में हुआ। उस समिट में बोला गया कि ओके ये अपना GCF और उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर, ये अफसर है, ये रिप्रेजेंटेशन काम कुछ करना है। और ये पूरी मैकेनिज्म ऑपरेट कहां से होगी? साउथ कोरिया, और उसका शहर है सोंगडो, वहां से ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑपरेट होगा। आगे फास्ट फॉरवर्ड में फिर 2014 समिट हुई लीमा में। तो लीमा के अंदर जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने $1 बिलियन उन्होंने बोला हम इसमें डालेंगे। उसी प्रकार USA ने बोला कि अगले 4 सालों में धीरे धीरे करके हम लोग $3 बिलियन डालेंगे। फिर दूसरे कुछ देशों ने ऐसा करके थोड़ा थोड़ा पैसा इधर डाला है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसके कुछ सेलिएंट फीचर और देखें। प्राइवेट कंपनियों को फंडिंग के लिए अलग से मैकेनिज्म बनाया है। जेंडर एक्शन प्लान ये बनाने वाले हैं। एडेप्टेशन, मिटिगेशन दोनों पे 50-50% फोकस इनका रहेगा। और कंट्री ड्रिवन अप्रोच, मतलब वो प्रथम विश्व से जो पैसा है तीसरे विश्व को दे देंगे, और उस देश के ऊपर वो फिर छोड़ दिया कि उन्होंने वो पैसा कहां कैसे यूज करना है। भारत में ये पैसा आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट नोडल एजेंसी के रूप में इसे यूज करता है। खैर, तो GEF और GCF मूलतः तो ये सब तैयार किसके लिए करना है? MCQ में कोई ट्रिकी MCQ पूछ सके। सो क्या क्या मुख्य मुद्दे आप याद रखोगे? GEF अपना ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, और सामने ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। तो इनका एक तो हेडक्वार्टर कहां पे है, कौन से साल में स्थापना हुई, किसके वास्ते ये लोग पैसा देते हैं? तो GEF वॉशिंगटन वालों का व्याप ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, मीना माता, मर्क्यूरी, सो मेनी थिंग्स। ये तो केवल एक ही चीज पे फोकस करें, क्लाइमेट चेंज, 50-50 एडेप्टेशन, मिटिगेशन। कितनी जगहों पे कितना पैसा, और वो तो खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं। और किसका कौन चेयरमैन है, एज सच इस प्रकार पर्सन इन न्यूज टाइप UPSC में तो कम निकलते हैं, नॉन UPSC में कुछ परेशान कर सकता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड मैकेनिज्म, उसके अंदर कार्बन मार्केट देख लिया, GEF, GCF देख लिया। अब उसे थोड़ा नीचे आते हैं, जूम इन करते हैं। नेशनल लेवल पे क्या, नेशनल फाइनेंस फंडिंग मैकेनिज्म, वहां पर कुछ बातें करनी है। एक तो बजट टैक्सेशन के जरिए ही भारत सरकार ने कोई प्रावधान किया है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो बजट 2015 में क्या है, कोल सेस, उसमें क्या करना है। फिर अपना एक चल रहा है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NEP-CC, उसमें नेहरू सोलर मिशन, परफॉर्मेंस अचीव ट्रेडिंग, पैट मैकेनिज्म क्या है। कुछ नए फंडों की बारे में चर्चा की गई। एंड मिसेलेनियस में RBI का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिफॉर्म्स और काम्पा फंड। उसके बाद तो नेशनल क्लाइमेट फंडिंग फाइनेंस में कुछ पूछा जाए, मुख्य परीक्षा जनरल स्टडी पेपर 2 में कंजर्वेशन और उसके चलते, तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े मुद्दों पे आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले बजट टैक्सेशन में क्या प्रावधान किए गए।
बजट 2015 में हाइब्रिड व्हीकल, सोलर, वाटर ट्रीट, उसके जो भी हीटिंग प्लांट है, एंड एलईडी पार्ट्स, वो अगर उसके लिए बाहर से आप कोई चीज मंगवा रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया। सेकंड थिंग, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर हीटर, फिर विंड पावर जनरेटर, हाइब्रिड व्हीकल, इसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही हो रहा है, तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता होगा, तो उसे कम किया गया है। फिर सर्विस टैक्स में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट पार्क, उसको एग्जेम्पशन दे दिया गया, तो उसके चलते थोड़ा एनवायरमेंट को जो भी प्रोटेक्शन मिला। सो बजट टैक्सेशन के जरिए आप कैसे कुछ काम कर सकते हो, दीज आर सम ऑफ द मेजर्स मैकेनिज्म। आगे कार्बन टैक्स, एज सच सर्वे बोलता है बहुत ही कम देशों ने कार्बन टैक्स जैसा कोई फंडा मैकेनिज्म लगा के रखा है, बट भारत के अंदर ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोल सेस, वो कोल सेस को एक प्रकार से कार्बन टैक्स बोल रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे वाले। खैर, कोल सेस का फंडा क्या था, भारत के अंदर से ही बना कोयला या बाहर से आयात किया गया कोयला, प्रति टन उसके ऊपर कोई पैसा आपने कोल सेस के रूप में जमा कराना है। पहले वो था 100 रुपए प्रति टन, बजट में बढ़ा के कर दिया 200 रुपए प्रति टन। ये पैसा कुल मिला के 17,000 करोड़ जमा हो रहा है। ये पब्लिक अकाउंट के अंदर नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जाता है, और क्योंकि पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है, दैट मीन्स पार्लियामेंट में वोटिंग करा के अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, स्वयं से ही इसके नाम से सीधा है क्या क्लीन एनर्जी फंड, उसके रिसर्च डेवलपमेंट में ये पैसा कुछ ज्यादा होगा। पैरेलल टू दैट, पेट्रोल डीजल के ऊपर हम लोग रोड सेस लगा रहे हैं, तो वो भी हाईवे डेवलपमेंट। मूल प्रयोजन उसका क्लाइमेट चेंज से लड़ना नहीं है, हाईवे डेवलपमेंट कराना है, बट इनडायरेक्टली यू कैन से हाँ वो भी जितना पेट्रोल महंगा होगा तो उसकी खपत लोग कम करेंगे, लाइक दैट सम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन कम हो। बजट 2015 में ये भी बोला यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग सर्विस टैक्स 14%, उसके ऊपर 2% और स्वच्छ भारत सेस लगाएंगे। और आप विजुलाइज कर सकते हैं स्वच्छ भारत के चलते भी ये गंदगी के सामने लड़ेंगे तो एनवायरमेंट जो भी प्रोटेक्ट हुआ वो सारे मुद्दे। सो सेस के जरिए ये कुछ काम किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल, अगेन सर्वे यही बोलता है कि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह पे जो भी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगी, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कार्बन टैक्स। ग्रेजुअली भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पे वो जो भी पहले प्राइस डिटरमाइन करता था वो मार्केट बेस कर दिया, डीरेगुलेशन काम शुरू किया, तो मतलब सब्सिडी कम करने लगे और टैक्स धीरे धीरे बढ़ने लगा। सो लाइक दैट, क्योंकि टैक्स बढ़ता जाएगा तो पिछले एक वर्ष में यहाँ पर भी करीब 17,000 करोड़ रुपए टैक्स में अपनी आमदनी हुई। और क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता जाएगा तो जनता उसके खपत कम करेगी, तो 11 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन भी कम हुआ है। सो लाइक दैट्स व्हाई इट इज द जस्टिफिकेशन कि ये कार्बन टैक्स एक प्रकार से कैसे, क्यों, जितना पेट्रोल महंगा होगा तो कॉलेज की जनता उतना कम बाइक पे घूमेगी। बट अगेन सर्वे ऑल्सो सेज दैट जितना प्रदूषण से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हुई उसके सामने 11 मिलियन टन वो तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा है, बहुत कम, इसे नहीं बोल सकते। ये ग्राफिकली भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हायर टैक्सेशन से एमिशन कम होता है। सबसे ज्यादा एमिशन कम करवाया डीजल में 9.5 मिलियन टन और पेट्रोल में 1.5, तो जमा करके कुल कितना होगा 11 मिलियन टन, ऐसे कुछ कम हुआ है। आगे बात, सर्वे ने कुछ प्रोजेक्शन दिया है। कोयले के ऊपर हम लोग कोल सेस लगाते हैं और वो पैसा क्लीन एनर्जी के लिए यूज करते हैं। सर्वे ने बोला कि अभी जो ये 200 रुपए प्रति टन है वो बहुत कम है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ा के कितना करना चाहिए, तो उसने प्रोजेक्शन दिया $10, $20 इस प्रकार से प्रति टन कितना बढ़ाने चाहिए। एंड देन प्रोजेक्शन बढ़ाया कि इतने तक जाओगे तो एमिशन कम होगा, इतने तक जाओगे तो फिर कोयले का दाम इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी, और उसके चलते फिर अपना दूसरा एक टारगेट था एनर्जी एक्सेस टू ऑल, वो हम नहीं कर पाएंगे। सो बॉटम लाइन इज, ये ग्राफ और वगैरह तो ठीक है, सर्वे का बोलना ये है कोल सेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, बट इतना भी ना बढ़ाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए और गरीब आदमी उसको अफोर्ड ना कर सके। दैट इज द बॉटम लाइन। सो ठीक है, नेशनल फाइनेंस फंडिंग की बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। पहला पिलर अपना था बजट टैक्सेशन और सेस के जरिए आप कैसे कर सकते हो, कुछ मुद्दों की चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, नेप अपना ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NEP-CC 2008 में ये बनाया गया। फिर 2009 में बोला कि राज्य सरकारों की भी आप भी ऐसा कुछ लेके आओ। लेटेस्ट अपडेट में क्या चल रहा है, 2014 में IPCC का 5th असेसमेंट रिपोर्ट आया
राइट। और उसमें क्या बोला, इंडो गैंजेटिक प्लेन में वीट का प्रोडक्शन 50% कम होगा, आउटडोर एक्टिविटी कम होगी, अपना जापानीज एंसेफेलाइटिस और डेंगू ये उसका रोग बढ़ता जाएगा, लाइक दैट। सो अब सरकार ने ये बोला कि आईपीसीसी रिपोर्ट में जो भी बातें की हैं उस अनुसंधान में हम अपने नेशनल एक्शन प्लान को ट्विक करेंगे, अपडेट करेंगे, जहां ज्यादा पैसा डालना होगा, जहां फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, वो काम हम करेंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं ये नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, उसके अलग अलग मिशन। अलग अलग मिशन में बात करें, दो ऐसे मिशन है जिससे ज्ञान बढ़ाना है, टू इंक्रीज द नॉलेज बेस। दो ऐसे मिशन कौन, एक तो सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट के नाम पे बिल्डिंग एनर्जी कन्वर्जेशन कोड बनाए जाते हैं कि इतने जो भी खिड़कियां या नेचुरल लाइट या एसी में ये वो सारी चीजें। सो नॉलेज बेस इन द सेंस कि कोई मैनुअल या कोड वो लेके आए, इस हिसाब से आपने काम करना है। सेम वे दूसरा एक मिशन है स्ट्रेटेजिक नॉलेज। सो नॉलेज बेस के ये दो मिशन। आगे अब क्योंकि मोदी सरकार आई और मोदी सरकार का एक नियम है कि कुछ नए स्कीम पॉलिसी लेके आना है, तो जनवरी 2015 में इन्होंने बोला कि 4 नए मिशन लेके आएंगे हम लोग। एज सच एक तो सोलर मिशन वो चला है नेहरू के नाम पे, उसके पैरेलल हम लोग एक विंड एनर्जी मिशन भी लेके आएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसे लागू करेगी। आगे बात, क्योंकि 2014 के आईपीसीसी रिपोर्ट में बोला गया कि भाई जापानीज एंसेफेलाइटिस, डेंगू और उस प्रकार के रोग बढ़ते जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटी कम होती जाएगी, लाइक दैट, डिजास्टर बढ़ेंगे, ये वो चीजें। तो उसके अनुगत क्लाइमेट चेंज के चलते या डिजास्टर के चलते ह्यूमन हेल्थ के कैसे नुकसान होगा, उसके लिए एक अलग मिशन बनाएंगे। आगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओशन वाटर विल राइज, तो कोस्टल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या, और अंत में वेस्ट से एनर्जी बनाया जाए। वो याद करो कि भाई म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को बेचे और वो एनर्जी के यूज में रूप में यूज करे। सो उसका कोई फॉर्मल मैकेनिज्म वगैरह बने। सो ऐसे 4 नए मिशन मोदी सरकार प्लान कर रही है। एक तो विंड के लिए, दूसरा जनता की हेल्थ के लिए, फिर कोस्टल एरिया, और चौथा वेस्ट टू एनर्जी मिशन। आगे फिर ये अपने नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, उसमें 3 ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के सामने अडेप्ट करने के लिए, एक तो है एग्रीकल्चर पे, दूसरा है वाटर पे और तीसरा है हिमालयन इकोसिस्टम। और अंत में 3 ऐसे मिशन है जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करा, मतलब कि मिटिगेशन टाइप। मिटिगेशन में कौन सा, एक तो ये सोलर एनर्जी वाला चल रहा है जवाहर मिशन, सेकंड इज ग्रीन इंडिया, उसके अंतर्गत टारगेट ये है अभी अपना फॉरेस्ट कवर अराउंड 24%, उसको बढ़ा के 33% करना है। तो उसके लिए जो पैसा काम फंड लाइक दैट, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए ताकि ग्रीन हाउस गैस कम हो, तो उसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अचीव ट्रेडिंग सिस्टम वो कुछ चल रहा है। ऐसा जिन सभी पे नेट से आप थोड़ा थोड़ा मुद्दा देख लीजिएगा। हम यहाँ पर बात करेंगे जो प्रमुख चर्चा में सर्वे में रहे, पीएटी और जवाहरलाल नेहरू। पीएटी क्या है, नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर एक सब मिशन है नेशनल ये मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और उसके अंतर्गत ये लेके आए परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड 2011 से। चीज क्या है, 2001 में कानून बना था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उसके अंदर ये कुछ गाइडलाइन दी गई कि सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज, लेट अस से सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री, उसके ऊपर ये मैकेनिज्म बाइंडिंग रहेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो 10 लाख और आगे कुछ फाइन उन पे हो सकता है। बेसिक फंडा ये है, अगर आपका नाम इस लीगली बाइंडिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया, लेट अस से यू आर सीमेंट इंडस्ट्री या जो भी, तो आप अभी के समय में कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो वो हो गया आपका बेस लाइन, और उसके ऊपर आपको टारगेट देंगे कि इतना कम करना है। और वो कम करने के लिए यहाँ पर भी जैसे कार्बन क्रेडिट वाला कोटा रहता है, यहाँ पर भी कोई सर्टिफिकेशन कोटा रहेगा, और वो इस प्रकार से आप एनर्जी रिड्यूस करो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीई वाले आके ऑडिट करे, टेस्ट करे और फिर काम बनता रहे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से देयर आर 2 इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर पल्प इंडस्ट्री। एनर्जी कन्वर्जेशन एक्ट 2001 के चलते इनके ऊपर कुछ लीगली बाइंडिंग रखा गया है कि इन्होंने अपनी एनर्जी यूज कम करना है। एनर्जी यूज यहाँ पर ऐसे मानते हैं जैसे क्योटो में था 1 मेट्रिक टन CO2, यहाँ पर एनर्जी मतलब 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। मान लो जो भी इनके बेसलाइन बनाया और फिर सीमेंट इंडस्ट्री को बोला कि भाई आपने 6 यूनिट पहले से कम करना है एनर्जी यूज, और पेपर पल्प वालों को बोला कि आपने भी 6 यूनिट कम करना है। लेटर से पेपर वालों ने 6 नहीं 7 यूनिट कम कर दिया, मतलब उम्मीद से आगे।
1 यूनिट ज्यादा कर दिया, तो वो उनका एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट या फिर ES सर्ट वो बन गया उनका। एक यूनिट उन्होंने उम्मीद से ज्यादा कर दिया जो एनर्जी सेविंग, एक सर्टिफिकेट इनके पास है, और ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसके सामने सीमेंट इंडस्ट्री पे भी टारगेट था कि भाई 6 यूनिट एनर्जी आप कंजम्पशन कम करना, लेकिन मान लो वो केवल 5 ही कर पाए, मतलब कोटा में 1 बच गया। तो अब सीमेंट वाले जाके पेपर पल्प वालों से वो 1 यूनिट सर्टिफिकेट उनसे खरीद सकते हैं। तो जैसे वो क्योटो में क्रेडिट एक दूसरे के साथ देश खरीदते थे, उसी प्रकार ये ES सर्ट भी खरीदे जाते हैं। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक था पैट और दूसरा है सोलर। सोलर में क्या, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 में लॉन्च किया गया। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट क्या था इनका कि 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर लेके आएंगे। ये यूपीए सरकार का टारगेट था। फिर बजट 2015 बना और जेटली ने बोला कि नहीं, तो 20,000 नहीं, हम तो और आगे बढ़ेंगे, 1 लाख मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर हम लेके आएंगे। आप समझो 1 लाख मेगावाट होता है 100 गीगावाट्स। तो कुछ जगह पे आपको बोलेंगे 100 गीगावाट्स, तो बोथ थिंग्स आर सेम। और शब्द पे फोकस करो, ग्रिड कनेक्टेड मतलब मैं यहाँ एक वो सोलर लैंप लगा दूं और उससे लाइट आ गई इतने एक पावर सेल जितनी, दैट यू कैन नॉट बी कॉल्ड ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड कनेक्टेड क्या, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम में हो, वो डीसी होता है, उसका एसी कन्वर्ट और बीच में कोई बफर रहे ताकि रात को भी वो सिस्टम चलती रहे, लाइक दैट। सो वो पूरा बना के वो ग्रिड कनेक्टेड हमने करना है। खैर, तो लॉन्ग टर्म टारगेट 2022 का क्या, 100 गीगावाट करना है। अभी हम कहां पर हैं, हार्डली 3.3 गीगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का तो टारगेट ऐसा बना है 100 सोलर के और दूसरे अलग से, मतलब कुल मिला के 175 गीगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी लेके आनी है। अब ये सोलर मिशन 3 फेज में चलेगा। फेज 1 2010 से 13, वहां पे फोकस रहा था ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड मतलब लाइट के खंबे से वायर ना जोड़ के केवल स्टैंड अलोन यूनिट कुछ लगाए जाए, अंतराल के इलाकों में वो सोलर लैंप और ऐसी कुछ चीजें करेंगे। फिर 2013 से 17 तक, और फिर तीसरा स्टेज 2017 से 22। फेज 2 एंड फेज 3 में इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर को हम फोकस करेंगे, ऐसा मिशन में बोला है। अब ये कैसे फोकस करेंगे, सोलर मिशन का ये टारगेट है 100 बिलियन का फंडिंग कहां से जमा कराएंगे, और आर्मी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर ये लोग कोई सोलर इक्विपमेंट खरीदना चाहे तो उनको वो सारा खर्चा ये सोलर मिशन वाले वो उठाएंगे। शर्त ये रहेगी, वो जो भी आपने सोलर इलेक्ट्रिसिटी पैनल खरीदा, यू हैव टू प्रोक्योर इट ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स। अब आप समझिए, इस प्रकार से वो फेज में है ना कि फेज 2-3 में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, तो इस प्रकार से बढ़ावा देंगे। बट फायदे नुकसान है। फायदा क्या, मेक इन इंडिया को ये प्रमोट करेगा कि अगर कोई विदेशी कंपनी भी है वो ये सोचेगी कि मैं भारत में अपना प्लांट लगा के फिर इनको सप्लाई करूं। एंटी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसके 2 काम थे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को कम करवाना है। अगर भारत सरकार ये बोलती है कि भाई ये सब प्रोक्योर कर सकते हैं अगर देशी कंपनी हो, सो इन अ वे इंडियन गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स। तो अमेरिका वालों को मजा नहीं है और उन्होंने हमारे खिलाफ WTO में फरियाद की है। तो एक तो कंट्रोवर्सी अपनी क्या हुई है कि भाई WTO में इसका नॉन टैरिफ बैरियर बन गया। दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है सोलर मिशन की, बंडलिंग प्लान। बंडलिंग प्लान क्या, आप कोयला जला के थर्मल पावर प्लांट चलाओ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होगी वो सस्ते में हो जाएगी, अराउंड 3.5 रुपए प्रति यूनिट में बन जाएगी। अगर आप कोई सोलर पैनल लगा दो, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, वो महंगी बनेगी क्योंकि पैनल खुद ही महंगी होती है, तो 5 से 7 रुपए प्रति यूनिट। अब स्वाभाविक है ऐसी बिजली कोई खरीदने के लिए राजी होगा नहीं, तो सरकार क्या प्लान कर रही है, थर्मल प्लस सोलर इनको मिक्स करके फिर ग्रिड में चलाया जाए कि थर्मल 2 यूनिट और सोलर का 1 यूनिट, मतलब 2:1 के रेशियो में ये दोनों सोर्स से आई इलेक्ट्रिसिटी को कंबाइन करके फिर आगे नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये है कुछ बंडलिंग प्लान, और आप विजुलाइज कर सकते हैं, हाँ एक प्रकार से GHG को रिड्यूस करेगा। खैर, तो ये कंट्रोवर्सी कैसे बन गई, बट क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, तो आप समझो अब वो वेटेड एवरेज आपने सब पढ़ा होगा कि अब नई जो इलेक्ट्रिसिटी बनी 3.5 रुपए से तो वो महंगी ही बनेगी, बिकॉज यू आर मिक्सिंग दिस 2 थिंग्स।
उस चलते इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो इसके सामने विरोध कर रहे कि हम तो पहले से ही नुकसान में हैं और ये आगे इस प्रकार के बंडलिंग प्लान में और नुकसान होता रहेगा। आगे बात रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर हमने देख लिया, दूसरों में क्या टोटल रिन्यूएबल एनर्जी निकाले अभी के लिए अपनी है 33.1 गीगावाट्स। टारगेट क्या है 175 गीगावाट बनाना है, जिसके अंदर सोलर कितना हो 100 गीगावाट्स। अब रैंकिंग कभी कभी पूछ लेते हैं, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हम कहां से प्राप्त कर रहे हैं, विंड टर्बाइन 66%, दैट इज 2/3। दूसरे नंबर पे आएगा बायोमास, तीसरे पे स्मॉल हाइड्रो पावर और चौथे पे सोलर पावर। अब ये रैंकिंग कैसे, कभी कभी तुक्केबाजी में ये भी लग सकता है कि विंड तो फिर दूसरे नंबर पे सोलर क्यों नहीं। ये पूरा इस प्रकार का रैंकिंग सर्वे के वॉल्यूम 2 पेज 124 पे दिया है, सो वी हैव टू मेमोराइज दिस वन। फिर कुछ और भी बातें की गई कि लाइट और बायोगैस के लिए भारत की 11 लाख फैमिली सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, और सोलर पार्क की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में ही 50% वो लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक दैट। खैर तीसरे 2014 में ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी से कुछ सवाल निकाला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी while solar thermal uses solar heat to produce electricity. Second statement, photovoltaic generate AC while solar thermal generates direct current, that is DC. Third statement, India has manufacturing base for solar thermal but not for photovoltaics. और D होगा none of above. इसका जवाब है only A is correct. A का मतलब है ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से सीधा इलेक्ट्रिसिटी से सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। सोलर थर्मल का फंडा ये रहता है कि वो सोलर एनर्जी से पहले गर्मी प्राप्त करेगा, उस गर्मी से कोई लिक्विड को हीट किया जाए और वो लिक्विड से फिर टरबाइन घूमता रहे और वो टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। सो लाइक दैट। तो उनका ये पहला पॉइंट क्या हुआ, दोनों का प्रिंसिपल अलग है, तो वो वाक्य सच्चा। दूसरा वाक्य गलत है, फोटोवोल्टिक एसी नहीं, फोटोवोल्टिक डायरेक्ट करंट डीसी जनरेट करता है। सी वाक्य भी गलत है, भारत के अंदर भी फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस तो है ही। सो लाइक दैट आंसर इज ए। तो हाँ ये किया, तो फिर अब इस प्रकार से आप दूसरे जो भी पढ़े कोई देखते रहना कि विंड टर्बाइन ओके लाइक दिस एंड सो बायोमास तो उसका ये मैकेनिज्म है वगैरह। क्या नेशनल फाइनेंस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, बजट टैक्सेशन देख लिया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वो देख लिया, नेहरू पैड मैकेनिज्म की बात करी। अब तीसरा पिलर न्यू फंड्स। नए फंड में बजट 2014 में बोला गया कि हम एक नेशनल एडेप्टेशन फंड बनाएंगे 100 करोड़ रुपए से, और इससे एग्रीकल्चर वाटर फॉरेस्ट इसमें कुछ ना कुछ पैसा हम डालते रहेंगे। तो बस वहीं पे आके वो बोल बच्चन खत्म हो गया। अब आगे क्या हुआ, ज्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिले। पिछले लेक्चर में हमने बोला था TSR सुब्रमण्यम ग्रीन लॉ पैनल, उसने कहा एक और फंड बनाइए, एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन फंड, या तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या फिर नीमा वो फंड ऑपरेट करे और उसके चलते फिर कुछ काम किया जाए। सो फंड में ये वाली बात। अब मिसलेनियस डेवलपमेंट, एक है काम्पा, जंगल में पेड़ काट के आप कुछ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सो यू आर डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। उस वक्त जो भी कंपनी है या निगम है उसने पैसा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड में देना पड़ता है। अब तक कुल मिला के 40,000 करोड़ से ज्यादा जमा कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इस पूरे फंड को ऑपरेट करने के लिए एक अलग से संस्था बनाई जाए, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब केंद्र सरकार इसके लिए एक अलग से बिल ला रही है कि ऐसी एक संस्था को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए, और ये जो भी काम्पा फंड का पैसा आता है वो सारा पब्लिक अकाउंट में जाए, मतलब पार्लियामेंट की अनुमति के बगैर, वोटिंग के बगैर उसका मनचाहा इस्तेमाल किया जा सके। ग्रीन लॉ पैनल ने इस अनुसंधान में क्या बोला, अब याद करो, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन तो 1:1 रेशियो है, उसको बढ़ा के 2:1 या 3:1 में करना है, और फॉरेस्ट जो काटा उसका वैल्यूएशन वो 5 गुना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, और वो सारा पैसा यूज करके फिर कुछ बढ़िया काम हो सके। मिसलेनियस में एक था काम्पा, दूसरा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको पता होना चाहिए कौन सी बैंकों को वो लागू होता है, 40%, 32%। और फंडा क्या रहता है कि आपने अपने पूरे साल में जो भी लोन का पैसा घुमा रहा है, सम पोर्शन ऑफ दैट हैज टू बी सर्कुलेटेड इन द प्रायोरिटी सेक्टर ग्रुप्स। किसान है, स्टूडेंट्स है, वीकर ग्रुप्स हैं, MSME इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एवरेज 2015 में रघुराम राजन में उसमें वो पूरी लिस्ट के अंदर अपडेट करके एक नया कैटेगरी रख दिया, लोन्स गिवन टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। उसमें जो भी पैसा दिया होगा दैट विल आल्सो बी काउंटेड एज अ
PSL टारगेट। मिसेलेनियस डेवलपमेंट में क्या, LED प्रोग्राम, सरकार सोच रही है दिल्ली के अंदर सस्ते में LED देंगे लाइक दैट, और फिर पूरे देश में वो कुछ लगाना है। ये अपने फ्यूअल्स और ऑटोमोबाइल इंजिन्स, वहां पर ये भारत स्टेज के स्टेज 1, 2, 3, 4 नॉर्म्स कुछ चल रहे हैं। तो स्टेज 4 नॉर्म्स कौन कौन से सिटी में लागू होंगे और आगे क्या होने वाला है। गुजरात के अंदर अपनी नर्मदा कैनाल के ऊपर ही हमने सोलर पैनल फिट करके रखे, तो उसके क्या सेलिएंट फीचर है, फायदे हैं वो। नेट मीटरिंग क्या है, अर्थ ओवरशूट वो तो खैर देख लिया। फिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आए, उसमें वो सफर वो क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा जैसा कुछ ना कुछ चल रहा है, तो आपको ये साइट के एनवायरमेंट सेक्शन से मिल जाएगा। खैर ये कुछ सेलिएंट पॉइंट्स, और उसके बाद जो भी हिंदू में आगे आगे बढ़ते रहे। तो हम एज सच इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और उसके पैरेलल एनवायरमेंट प्रोजेक्ट। पिछले लेक्चर में नेशनल लेवल पे जो मुद्दा चल रहा था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या महत्वपूर्ण, और उसके अनुगत एनवायरमेंट क्लियरेंस ग्रीन लॉ पैनल, उसकी बातें करी थी। आज के लेक्चर में हमने फोकस किया इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है। तो रायो समिट, उससे लेके आगे एवोल्यूशन, अलग अलग कन्वेंशन ट्रीटी का, IPCC 5th असेसमेंट रिपोर्ट देख लिया। फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, लीमा, पेरिस रोड मैप पूरा समझ लिया। भारत का जलवायु परिवर्तन पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है क्या देख लिया। और ये सारे काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म और नेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म, थोड़े थोड़े मुद्दे हमने देखे। तो कुछ इस तरह ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाला 6th पिलर, और उसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चैप्टर है क्लाइमेट चेंज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों, वो हमने कवर कर लिए। ज्यादातर जो भी महत्वपूर्ण चीजें यहां पर थी, मैंने कोशिश की है पावर पॉइंट में वो सारी चीज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर ली। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ये बैंकिंग फाइनेंस और उसके एक्सटेंशन में इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अमेंडमेंट और वो सारी बात करेंगे। तो एक लेक्चर इस पे चलेगा और फिर एक लेक्चर चलेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और जेम ट्रिनिटी के ऊपर। तो मतलब अगले 2 लेक्चर में अपनी वार्ता पूरी हो जाएगी।